नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे सभी स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम आपको प्रोटिस्टा का जो डायनोफ्लैजेलेट्स वर्गीकरण उसको बताने जा रहे हैं। देखिए, हम प्रोटिस्टा के बारे में आपको डायटम्स अर्थात क्राइसोफाइटा के बारे में बता दिए हैं। उसका दूसरा पार्ट हम लेकर आए हैं जो है आपको डायनोफ्लैजेलेट्स। तो आज हम डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायनोफ्लैजेलेट्स के एक फिगर हमने बना दिया है, आप इसको अच्छे से देखिएगा। अब देखिए, डायनोफ्लैजेलेट्स पढ़ने से पहले आप इसके बारे में समझिए, जो लिखा है इसका मतलब क्या है। तो देखिए, जो डायनोफ्लैजेलेट्स लिखा है इसका मतलब है ये दो शब्दों से बना हुआ है। एक का नाम है आपका डायनो, इसको हम कहते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स। तो देखिए, डायनोफ्लैजेलेट्स की स्पेलिंग क्या है? DINO, डायनो, डायनोफ्लैजेलेट्स। ये डायनोफ्लैजेलेट्स, क्या पूरा वीडियो दिखाई दे रहा है? थोड़ी सी डिस्टर्बेंस, हल्का सा। मैं थोड़ी सी और वीडियो कर लूँ। 1 मिनट, मैं और थोड़ा सा आगे लिखे दे रहा हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। चलिए, मैं थोड़ी सी और आगे से लिखे दे रहा हूँ। थोड़ी सी यहाँ कम दिखाई दे रहा है, यहाँ डायनोफ्लैजेलेट्स ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन से हैं? एक है आपका डायनो और दूसरा आपका फ्लैजेलेट्स। क्या है? फ्लैजेलेट्स, FLAGELLATES। तो जो डायनोफ्लैजेलेट्स है, ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला है डायनो, दूसरा फ्लैजेलेट्स। अब देखो, डायनोफ्लैजेलेट्स में डायनो का अर्थ होता है दो। क्या होता है? इसका अर्थ होता है दो, और इसका अर्थ होता है कसाब। क्या होता है? कसाब। तो पहली बात तो आपको यही मालूम हो गया कि ऐसे जीव जो दो कसाब वाले होते हैं उसको डायनोफ्लैजेलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डायनोफ्लैजेलेट्स कहते हैं। क्लियर? क्या वीडियो अच्छा दिखाई दे रहा है? 1 मिनट। हाँ, ठीक है। चलिए, ठीक है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से डायनोफ्लैजेलेट्स का मतलब होता है दो कसाब वाले। ठीक है? और इसमें आप देखेंगे कि जो दो कसाब होते हैं वो दोनों, एक तो इस अक्ष के बिल्कुल, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, इस बॉडी के चारों तरफ, ठीक है, तो इस बॉडी के चारों तरफ जो लगी हुई है फ्लैजिला, इसको कहते हैं अनुप्रस्थ। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ। यहाँ मैं लिख सकता हूँ, क्या होता है? अनुप्रस्थ और लंबवत। अनुप्रस्थ और लंबवत, दो आपके कसाब इसमें उपस्थित हैं। एक लंबवत, एक अनुप्रस्थ। अब लंबवत क्या है? ये वाला है, ये जो आपको ऐसे निकल आई, ठीक है, ये आपकी लंबवत है, जो इस प्रकार रेड कलर से दिखाया गया है। और जो अनुप्रस्थ है, ये वाली जो आपके ब्लू इंक से दिखाया गया, नीले रंग से दिखाया गया है। तो इस नीले रंग को जो कसाब है, जो चारों तरफ ट्रांसवर्सल आपको दिखाया गया है, अनुप्रस्थ अक्ष में दिखाया गया है, इसको गर्डिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्डिल। तो GIRDLE। ध्यान रखिएगा, आप थोड़ी बहुत इंग्लिश को भी यूज करेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे चल करके। दूसरी बात, आपकी जो डायरेक्ट ऐसे लंबवत गई है, इस फ्लैजिला को हम सल्कस कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्कस। हमने लिख भी दिया है SUL और यहाँ CUS। ये तो यहाँ पर दो लंबवत कसाब, एक अनुप्रस्थ होता है और एक लंबवत होता है उसके जस्ट। और ध्यान ये रखना है कि दोनों कसाबों के बीच 90 डिग्री होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। ये क्लियर हो गया? अब इसके बाद देखिए, जब ये दोनों चीज आपके हो गए, तो अब इसको देखते हैं होते कहाँ। वैसे अधिकतर तो समुद्री होते हैं, लेकिन कुछ स्वच्छ जल में भी होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? समुद्री। क्या लिख सकते हैं? समुद्री। और प्लस स्वच्छ जल भी लिख सकते हैं, स्वच्छ जल भी लिख सकते हैं। अब स्वच्छ जल का मतलब ये नहीं कि फिल्टर है, ठीक है, मतलब स्वच्छ नदी के पानी, झील के पानी, रुका हुआ पानी, तालाब का पानी, ये सब स्वच्छ जल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? अब आप कहीं ऐसा नहीं कि
कोई नदी है, रुका हुआ पानी, तो उसको पीना शुरू कर दीजिए। वो स्वच्छ जल नहीं होता, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पर इनको स्वच्छ जल कहा जाता है। समुद्री जल का मतलब खारा जल, जहाँ पर आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये अधिकतर समुद्री होते हैं और कुछ स्वच्छ जल में भी मिलते हैं। इस पर अगला पॉइंट क्या आता है, इसमें वर्णक होते हैं। क्या होते हैं? वर्णक होते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स में क्या होते हैं? वर्णक होते हैं। वर्णकों के कारण ये लाल, भूरे, नीले, पीले आदि विभिन्न रंगों के दिखाई देते हैं, विभिन्न रंगों के दिखाई देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? वर्णकों के कारण, वर्णकों के कारण ये लाल, नीला, भूरा, पीला दिखाई देते हैं। क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। ये हम आपको कह सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट इस पर क्या आता है, देखिए इसमें अलैंगिक जनन होता है। क्या होता है? अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जो जनन होता है वो जूस्पोर के द्वारा होता है, ठीक है। और जूस्पोर के द्वारा हम इसमें अलैंगिक जनन लिख सकते हैं। क्या होता है? चल बीजाणु। जो अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जो जनन होता है वो होता है किसके द्वारा होता है? दो के द्वारा होता है। दो प्रोसेस क्या है? एक तो है आपका चल बीजाणु। क्या कहते हैं? चल बीजाणु, जिसको जूस्पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जूस्पोर। ये इसको हम कहते हैं चल बीजाणु। क्या कहते हैं? चल बीजाणु के द्वारा इसमें क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। चल बीजाणु को हम कहते हैं जूस्पोर। चल बीजाणु। क्लियर हो गया? ध्यान से देखिए, हम पूरा एक एक जो भी एनसीईआरटी के वर्ड है उनको हम ले रहे हैं। और किसके द्वारा होता है? और होता है अचल बीजाणु के द्वारा, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? एप्लानोस्पोर। ये है आपका अचल बीजाणु। जूस्पोर और एप्लानोस्पोर के द्वारा इसमें अलैंगिक जनन होता है। फिर इसके बाद देखिए, और ध्यान रखिए अगर इसकी संरचना की बात करेंगे तो अभी संरचना बताते हैं क्या है, पहले इनके बारे में पूरा अच्छे से आप जान लीजिए। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स है ना, जो लाल डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, कभी कभी संख्या में विस्फोट करते हैं। मतलब इतनी इनकी संख्या बढ़ जाती है कि पूरा समुद्र का जो पानी है रेड कलर का दिखाई देने लगता है, जिसको हम कहते हैं लाल आतंक। क्या कहते हैं? लाल आतंक। और लाल आतंक को फैलाता कौन है, उसका नाम अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन कई बार पूछा गया भैया ये कि लाल आतंक से आप क्या समझते हैं, तो जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स हैं वो अपनी संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर लेते हैं, और वृद्धि करने के कारण जो समुद्र का रंग होता है वो लाल लाल हो जाता है, इसे लाल आतंक कहते हैं। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा। इसको हम नीले कलर रेड कलर से लिखे भी दे रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे जो लाल डायनोफ्लैजिलेट लाल डायनोफ्लैजिलेट्स क्या करते हैं? संख्या का विस्फोट करते हैं। संख्या का विस्फोट करते हैं, जिससे क्या होता है, समुद्र का रंग लाल हो जाता है। क्या होता है? लाल हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को हम कहते हैं लाल आतंक। क्या कहते हैं? इसे लाल आतंक कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल आतंक कहते हैं। अब लाल आतंक फैलाता कौन है? तो इसमें दो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं। कौन कौन है? आप इनका नाम लिख लीजिए। तो एक अच्छे लाल आतंक फैलाते हैं, ठीक है। अब फैलाते कौन है? तो इसमें दो आपको हम नाम दे रहे हैं।
एक का नाम है गोनियोलैक्स। गोनियो क्या लिखते हैं? गोनियोलैक्स। गोनियोलैक्स। और दूसरा है आपका, और एक दूसरा आपका है जिम्नोडीनियम। जिम्नोडीनियम। ये दो ऐसे डायनोफ्लैजिलेट्स हैं जो लाल आतंक फैलाते हैं। अब लाल आतंक से होता क्या है भाई, दोनों आपके डायनोफ्लैजिलेट्स जब इनकी संख्या वृद्धि होती है तो संख्या फिर क्या करती है, एक विषैला पदार्थ निकालती है, और उस विषैला पदार्थ का नाम है उस विषैला पदार्थ का नाम है सैक्सीटॉक्सिन। ये विषैला पदार्थ निकालते हैं, विषैला पदार्थ, जिसका नाम है, क्या नाम है? सैक्सीटॉक्सिन। SAXITO, सैक्सीटॉक्सिन। ये सैक्सीटॉक्सिन नामक एक विषैला पदार्थ निकालते हैं जिससे बहुत से जीव जंतु छोटे छोटे और मछलियां मर जाती हैं। ठीक है, इसी कारण इनके जो संख्या विस्फोट को है लाल आतंक कहा जाता है, और इसको फैलाने का काम दो डायनोफ्लैजिलेट्स अधिकतर करते हैं, जिसका नाम है गोनियोलैक्स एंड जिम्नोडीनियम। क्लियर? ये पूरा NCERT में लिखा हुआ, उसको ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये गोनियोलैक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका गोनियोलैक्स, इसलिए इसको याद रखिएगा। चलिए इसके बाद क्या हम आपको दिखाते हैं, एक और अच्छे, इसको जो ये लाल आतंक है ना, इसको लाल ज्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल आतंक को मैं एक बार चेक कर लूं क्या ब्लैक बोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है या नहीं। 1 सेकेंड। हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दिखाई दे रहा है पूरी तरह से। लाल आतंक को लाल ज्वार भी कहते हैं, ज्वार भी कहा जाता है, लाल ज्वार कहा जाता है। ये देखिए पुनः एक वर्ड निकाला कर आया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन नीट वगैरह में पूछ देता है कि बच्चे खोदते रहते हैं कहाँ से आ गए। इसको लाल ज्वार भी कहते हैं, ये आपका इम्पॉर्टेंट हो गया। ठीक है, और एक और आपको डायनोफ्लैजिलेट्स है जो समुद्र में संदीप्त प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसको हम जैव संदीप्त कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव संदीप्त कहते हैं, जैव संदीप्त। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका। यहां से देखिए, जैव संदीप्त कौन उत्पन्न करता है? जैव संदीप्त उत्पन्न करता है, उसका नाम है क्या? उसका नाम है, उसका नाम भैया नॉक्टिल्यूका। बहुत इंपॉर्टेंट, नॉक्टिल्यूका। ये आपका डायनोफ्लैजिलेट से बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है। नॉक्टिल्यूका ये क्या करता है? समुद्र में प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसको जैव संदीप्त कहा जाता है। तो ये आपका इतना रहा किसके बारे में? डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। इसकी संरचना के बारे में देखिए, इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांट गया है, अपर पार्ट, मीडियम पार्ट एंड लोअर पार्ट। यानी ऊपर वाला भाग, मध्य वाला भाग एंड बीच वाला भाग। ऊपर वाला जो यहाँ पर हेड होता है, इसको हम एपिकल पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिकल पोर। और जहाँ पर ये आपके इस प्रकार जो डैट दिखाई दी हैं, ये इस प्रकार जो बनी है, ये क्या होती है? सेलुलोज की प्लेटें होती है, बहुत ही कठोर सेलुलोज की कड़ी पट्टिका होती है। क्या होती है? सेलुलोज की कड़ी पट्टिका होती है, इसमें ध्यान रखिएगा, बहुत भयंकर कड़ी पट्टिका होती है। ठीक है, और इन पट्टियों के बीच बीच में जहाँ से पट्टियाँ जुड़ी होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ऐसे कर दिए, फिर ऐसे कर दिए, फिर ऐसे कर दिए, फिर ऐसे कर दिए, फिर ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, है ना। ये तो ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये पट्टी से जोड़ रही है, तो जहाँ जुड़ रही हैं दोनों पट्टियाँ, उसको हम कहते हैं सूचर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचर्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट सूचर्स। ठीक है, और यहाँ पर जो पट्टियाँ बनी हुई, जो पट्टी बनी हुई हैं, इसको हम सेलुलोज की प्लेटें कहते हैं। क्या कहते हैं? कड़ी होती है। और यहाँ इस वाले भाग को ट्राइकोसिस्ट पोर भी कहते हैं, ट्राई छिद्र होता है। अब देखिए, और इसमें क्या आ सकता है आपका, और बाकी तो हम आपको बता ही दिए। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है,
इससे ऊपर का जो भाग है, जो जहाँ गर्डिल होता है उसके ऊपर का जो भाग है उसको इपिथीका कहते हैं। इपिथीका क्या कहते हैं? इपिथीका। और जो नीचे वाला भाग यहाँ से यहाँ तक है इसको हाइपोथीका कहते हैं। इसको हाइपोथीका और इसको इपिथीका कहते हैं। क्या कहते हैं? इपिथीका और हाइपोथीका। क्या देखिए, हाइपोथीका, इपिथीका। क्लियर? अब देखिए, अब इसमें कुछ और रह गया जो हम बताना चाह रहे हैं। क्या है कि इसमें जो भोजन इकट्ठा होता है, जो भोजन इकट्ठा होता है, भोजन इकट्ठा जो होता है या एकत्रित होता है, एकत्रित लिखते ज्यादा, भोजन स्टार्च प्लस ऑयल तेल के रूप में एकत्रित होता है। किस रूप में? तेल के रूप में एकत्रित होता है। तेल के रूप में एकत्रित होता है। ये आपका इतना रहा डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना पर्याप्त है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो आपको करना ही करना है, सब्सक्राइब भी करवाना है, क्योंकि 31 दिसंबर तक मेरे 400 सब्सक्राइबर पूरे करवाने हैं और 3 सब्सक्राइबर सिर्फ शेष रह गए हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे 400 सब्सक्राइबर पूरा करवा दीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगला इसके बाद जो आपका आया था, क्या है? यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना क्राइसोफाइटा हो गया, डायनोफ्लैजिलेट्स हो गया। ठीक है, इसके बाद हम यूग्लिना बताएंगे, उसके बाद अपवंग कवक बताएंगे, फिर प्रोटोजोआ बताएंगे। तब हमारा आपके जो आपका चैप्टर है प्रोटिस्टा का, ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब तब तक के लिए दूसरे वीडियो के लिए आप वेट करिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।